नमस्कार साथियों, मैं हूं सुधांशु तिवारी और स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य द गोल अचीवर में। आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ हैं। तो जैसा कि आपको थंबनेल देख के अंदाज़ा लग गया होगा कि आज का जो टॉपिक है पंचवर्षीय योजना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको मालूम होगा कि ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे एक या दो प्रश्न आपके लगभग सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, इवन आपके एकेडमिक एग्जाम में भी एक दो प्रश्न देखने को मिलते हैं। आपका कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे आपका बैंकिंग का हो, रेलवे का हो, एसएससी का हो या इवन टीचिंग का हो, सब में इस पंचवर्षीय योजना से एक दो प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग जो है बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखिएगा, जिससे कि आप पंचवर्षीय योजना के बारे में थोड़ा डिटेल से जान पाएँ। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। और सेशन शुरू करने से पहले जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, जिससे चैनल पर जब भी वीडियो अपलोड हो तो आपके पास नोटिफिकेशन जाए और आप वीडियो को देख पाएँ। और चलिए शुरू करते हैं सेशन। उससे पहले आपके लिए एक मोटिवेशन थॉट है कि होके मायूस ना यूँ शाम सा ढलते रहिए, ज़िंदगी भोर है सूरज सा निकलते रहिए, एक ही कदम पे ठहरोगे तो थक जाओगे, धीरे धीरे ही सही राह पे चलते रहिए। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर आप धीरे धीरे ही सही एक एक कदम अपने सफलता की ओर बढ़ाते जाएंगे, प्रैक्टिस करते जाएंगे, अपनी तैयारी को बेहतर करते जाएंगे, तो आप निश्चित ही एक न एक दिन अपनी ज़िंदगी में सफल हो जाएंगे और जो मुकाम पाना चाहते हैं वो पा लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज हम जानेंगे भारत का योजना आयोग और पंचवर्षीय योजना। तो सबसे पहले शुरू करते हैं भारत का योजना आयोग के बारे में। तो जानते हैं कि भारत का योजना आयोग क्या है और ये योजनाएं क्यों बनाता है। इसका उद्देश्य 15 मार्च 1950 को स्थापित योजना आयोग एक सरकारी निकाय है जो देश की आर्थिक व सामाजिक विकास के लिए योजनाएं बनाया करती है। इसका उद्देश्य रहता है कि ये देश को आर्थिक व सामाजिक विकास प्रदान कर सके। योजना आयोग का मूल उद्देश्य मानवीय व भौतिक संसाधनों का उपयोग कर उत्पादकता को बढ़ाकर रोजगार के अधिक से अधिक अवसर उपलब्ध कराना है। यानी इसका जो मूल उद्देश्य होता है वो मानवीय और भौतिक संसाधनों का उपयोग करके, जो भी हमारे देश में उपलब्ध है, उनका उपयोग करके उत्पादकता यानी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना और रोजगार के अधिक से अधिक अवसर उपलब्ध कराना। योजना आयोग एक सलाहकार निकाय के रूप में संचालित थी। इसका नेतृत्व प्रधानमंत्री करते थे और आमतौर पर पूर्णकालिक उपाध्यक्ष हुआ करता था। तो ये आपका हो गया भारत के योजना आयोग के बारे में जानकारी। अब आगे बढ़ते हैं। आगे भारत का जो योजना आयोग की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो योजना आयोग ने देश और आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उस समय जब देश हमारा आज़ाद हुआ था तो उस समय इसकी बहुत ही आवश्यकता थी, क्योंकि देश जब आज़ाद हुआ था तो पाकिस्तान भी अलग हो गया था, तो उस समय इसको लाना बहुत ज़रूरी था। भारत योजना आयोग जो भारत का है, इन्होंने देश और आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। योजना आयोग ने देश की भौतिक पूंजी और मानव संसाधनों का आकलन करने और ऐसे संसाधनों को बढ़ाने की संभावना की जांच करने की जिम्मेदारी संभाली है। योजना आयोग ने देश के संसाधनों के सबसे प्रभावी और संतुलित उपयोग की योजना बनाई। ये योजना आयोग का मुख्य उद्देश्य यही रहता था कि जो भी हमारे देश में संसाधन है उसका बेहतरीन उपयोग हो पाए और देश में नए रोजगार उपलब्ध हों, जिससे कि सबको रोजगार मिल पाए और जो उसका उपयोग करने का तरीका, प्रोडक्टिविटी बढ़े ज़्यादा से ज़्यादा, और उपलब्ध और संसाधन दोनों को साथ में रखकर एक संतुलित योजना बनाते थे, जिससे कि हमारे देश की प्रोडक्टिविटी बढ़े। आगे बढ़ते हैं। देखिए, योजना आयोग की दो प्रमुख जिम्मेदारियां थी। पहली, प्राथमिकताओं का निर्धारण करना, यानी ये निर्धारित करना कि सबसे पहले किस सेक्टर में हमें अपना निवेश करना है, इन्वेस्ट करना है, और दूसरा ये कि संसाधनों का आवंटन करना, तथा दूसरा कई योजनाओं के सफल कार्यान्वयन के लिए आवश्यक मशीनरी का निर्धारण करना है। यानी इनकी दो प्रमुख जिम्मेदारियां होती थी। पहली कि हमें अपना प्राइमरी सेक्टर डिसाइड करना है कि पहले किस में इन्वेस्ट करना है और संसाधनों का आवंटन करना है। दूसरा ये कि सब उसका जो है अगर आप कई योजना एक साथ चला रहे हो तो उसमें जो आवश्यक मशीनरी हो उसको निर्धारण करना और सभी बेहतरीन ढंग से चल पाएँ, इसका भी निर्धारण करना, ये योजना आयोग की जिम्मेदारी रहती थी। तो योजना आयोग कुल मिला के एक बहुत ही महत्वपूर्ण आयोग होता था। अब चलते हैं पंचवर्षीय योजना के बारे में जानते हैं। जो पंचवर्षीय योजना है इसका पहले इतिहास जानते हैं। सन 1947 की आज़ादी के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था के निर्माण के अलावा अन्य विकल्प नहीं बचा था। इसलिए राजनीतिक नेताओं को देश के तत्कालिक हालत के अनुसार अर्थव्यवस्था का चयन करना था, वह आर्थिक नियोजन तैयार करना था, जिससे पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो उस समय जो भी संसाधन हमारे पास थे उसी से हमें अपना जो है अर्थव्यवस्था को मजबूत करना था। तो तत्कालिक राजनेताओं ने अर्थव्यवस्था का सुधार करने के लिए पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की। अब आगे बढ़ते हैं। आर्थिक योजना के तहत सरकार द्वारा योजनाबद्ध सामान्य और विशिष्ट लक्ष्यों को पूरा करने के लिए राष्ट्र के संसाधन आवंटित करना मुख्य कार्यों में से एक था। जिस तरह से जैसे इसके नाम से ही स्पष्ट है, भारत में यह योजनाएं 5 साल की अवधि के लिए बनाई गई थी। इसका नाम ही पंचवर्षीय योजना, यानी नाम से स्पष्ट है कि 5 साल के लिए रहती थी। 5 साल की योजना परिप्रेक्ष्य योजनाओं के मूल रूप से
अल्पकालिक संस्करण है। एक परिप्रेक्ष्य योजना 1 दशक या 20 साल तक फैले देश के दीर्घकालिक लक्ष्यों की रूपरेखा तैयार करती है। यानी कोई भी अगर योजना लागू होती है तो कम से कम 1 दशक यानी 10 साल या 20 साल तक दीर्घकालिक लक्ष्यों के हिसाब से तैयार की जाती थी। लेकिन देखिए हमें उस समय जल्दी से जल्दी डेवलप करना था अपनी अर्थव्यवस्था, तो 5 साल के लिए योजनाएं लागू की गई थी। आगे बढ़ते हैं। भारत में बनाई 5 साल की योजनाओं में आर्थिक नियोजन का विचार पूर्व रूस, तब यूएसआर से प्रेरित था। उस समय जो आपका रूस है वो यूएसआर था, उससे प्रेरित है जो 5 साल की योजनाएं बनाई गई हैं। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो भारत की 5 साल की योजनाएं बनाई जाती थी आर्थिक नियोजन का, वो किससे प्रेरित है? तो रूस से प्रेरित है। 5 साल की योजनाओं की धारणा के बाद भारत ने 12 पंचवर्षीय योजनाएं जारी की हैं। अब आपके पास ये जवाब आ गया कि भारत में अब तक कुल 12 पंचवर्षीय योजनाएं हैं। 12 पंचवर्षीय योजना आखिर थी क्या? क्योंकि भारत सरकार ने 5 साल की योजनाओं को लॉन्च करना बंद कर दिया है। अब योजना आयोग के स्थान पर NITI आयोग नामक एक थिंक टैंक लॉन्च किया गया है। तो 12 पंचवर्षीय योजनाएं हैं हमारे पास। अब एक एक करके सभी को जानते हैं कि पंचवर्षीय योजना कौन कौन सी हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रथम पंचवर्षीय योजना की। देखिए, प्रथम पंचवर्षीय योजना जो हमारी थी, इसका जो कार्यकाल था, मतलब जब लागू हुई थी ये आज़ादी के बाद 1951 से 1956 तक प्रथम पंचवर्षीय योजना हमारे देश में लागू थी। यह योजना जो है हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। इसने कृषि, प्रोडक्शन, सिंचाई, मूल्य स्थिरता, बिजली और परिवहन के सुधार पर जोर दिया। ये आप जो एक सेक्टर याद रखिएगा, पहली पंचवर्षीय योजना ने किन किन क्षेत्रों में जोर दिया था? कृषि, प्रोडक्शन, उत्पादकता, सिंचाई, मूल्य स्थिरता, बिजली और परिवहन के सुधार पर जोर दिया था। यह योजना सफल साबित हुई थी क्योंकि इस योजना के कारण कृषि उत्पादन में 3.6% की दर से बढ़ोतरी हुई थी। यानी कृषि दर में बढ़ोतरी जो हुई थी 3.6 की रेट के हिसाब से बढ़ोतरी हुई थी, याद रखिएगा 3.6 के रेट के हिसाब से बढ़ोतरी हुई थी। और ये योजना जो है सफल थी। यह भाखड़ा, नांगल, हीराकुंड, जो आप ये बांध सुन रहे हैं आजकल पढ़ते हैं, भाखड़ा, नांगल, हीराकुंड, मैटूर बांध की प्रमुख बांध परियोजनाएं इस योजना अवधि के दौरान ही शुरू की गई थी। यानी आप जो बड़े बड़े बांध देख रहे हैं, ये प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरुआत हुई थी इसकी। इस योजना अवधि के अंत तक 1956 में 5 भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान, यानी जो आप IIT के नाम से जानते हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये भी शुरू हो चुके थे। यानी 1956 तक सामुदायिक विकास परियोजनाएं शुरू की गई थी। तो ये आपका जो है प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान ये इतने कार्य की शुरुआत हुई थी। आपके जो है तमाम बांध बने थे, 5 IIT की शुरुआत हुई थी, सामुदायिक विकास परियोजनाएं हुई थी, और जो सेक्टर आपके हैं कृषि, प्रोडक्शन, सिंचाई, मूल्य स्थिरता, बिजली, परिवहन, इन सब पे जोर दिया गया था। आगे बढ़ते हैं, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के बारे में जानते हैं। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 इसका कार्यकाल है। अगली जो है पंचवर्षीय योजना है द्वितीय पंचवर्षीय योजना। इसका कार्यकाल जो है 1956 से 1961, यानी ये 1956 में लागू हुई थी और 1961 तक चली थी। अब इस योजना के बारे में थोड़ा डिटेल से जानते हैं। यह योजना जो है महाल नोबिस मॉडल पर आधारित है। इस पूछा जा सकता है आपसे कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है, तो महाल नोबिस मॉडल पर आधारित है। इस योजना ने औद्योगिक उत्पादों और तेजी से औद्योगिकरण के घरेलू उत्पादन पर जोर दिया था। यानी इस समय द्वितीय योजना में जो है आपका औद्योगिकरण यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन पे जोर दिया गया था। जो भी आपके जो लौह इस्पात संयंत्र बहुत सारे चालू किए गए थे, भिलाई का हो, आपका दुर्गापुर का हो, राउरकेला हो, इस समय लौह इस्पात संयंत्र पर जोर दिया गया था। और संयंत्र की शुरुआत इसी योजना के तहत शुरू की गई थी। यानी द्वितीय पंचवर्षीय योजना में आपका भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला, ये सब जो लौह इस्पात संयंत्र है, इनकी शुरुआत की गई थी। इस योजना की लक्षित विकास दर 4.5 और वास्तविक विकास दर 4.27 थी। यानी लगभग इस योजना ने जो इनका विकास दर था 4.5 और इन्होंने 4.27 हासिल कर लिया था। यानी ये भी योजना एक तरीके से सफल पंचवर्षीय योजना थी, द्वितीय पंचवर्षीय योजना। आगे बढ़ते हैं, तीसरी पंचवर्षीय योजना के बारे में जानते हैं। तीसरी पंचवर्षीय योजना, इसका जो कार्यकाल था ये था 1961 से 1966 तक। तो आप लोग ये कार्यकाल मतलब योजना अवधि जो समय है कब से कब तक लागू थी, इसको ध्यान से देखिएगा, नोट करते रहिएगा। तीसरी पंचवर्षीय योजना जो 1961 से 1966 तक थी, और इस पंचवर्षीय योजना ने कृषि और उद्योग की वृद्धि पर जोर दिया था। पहले में देखिए आपका कृषि परिवहन पर जोर दिया गया था, द्वितीय में आपका जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन पर जोर दिया गया था, और तीसरे में कृषि और उद्योग दोनों को सामंजस्य बिठाकर दोनों पे आपका जो है खर्चा किया गया था। इसे गाडगिल योजना के रूप में जाना जाता है। यानी तीसरी जो योजना है इसे गाडगिल योजना के रूप में जाना जाता है। इस योजना का उद्देश्य राष्ट्रीय आय व कृषि उत्पादकता में 30% तक की वृद्धि करना था।
यानी अगर आपसे पूछा जाए कि तृतीय पंचवर्षीय योजना में कृषि उत्पादकता में कितने प्रतिशत की वृद्धि का लक्ष्य रखा गया था, तो आप लोग याद रखेंगे 30% की वृद्धि का लक्ष्य रखा गया था। देखिए, लेकिन 1962 में चीन व 1965 में पाकिस्तान के साथ युद्ध तथा खराब मौसम के कारण भारत अपना यह लक्ष्य हासिल नहीं कर पाया था। ये योजना फेल हो गई थी। यानी उस समय 1961 के बाद 1962 में हमें चाइना से युद्ध लड़ना पड़ा था और 1965 में पाकिस्तान से भी युद्ध लड़ना पड़ा था। दो युद्ध हमारे देश को झेलना पड़ा। उसके बाद मौसम भी खराब रहता था, तो ये योजना जो है अपना निर्धारित लक्ष्य हासिल नहीं कर पाई। 30% की जो वृद्धि थी वो लक्ष्य यह योजना हासिल नहीं कर पाई। अब आगे चलते हैं। लेकिन इस योजना की जो लक्षित विकास दर थी 5.6 दर थी, लेकिन वास्तविक विकास दर जो आपकी हासिल हुई थी 2.4 थी। दो युद्ध अगर कोई देश झेलेगा एक साथ और मौसम भी खराब रहेगा, तो जाहिर सी बात है कि आप लक्ष्य हासिल नहीं कर पाएंगे। 5.6 और 2.4 यानी लगभग आधे कह सकते हैं, आधा इन्होंने लक्ष्य अपना हासिल किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। तृतीय देखिए, तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद जब आप दो युद्ध झेल चुके हैं आपका देश, तो उस समय फिर चौथी पंचवर्षीय योजना नहीं लागू की गई थी। प्लान हॉलीडे उस पीरियड को कहा जाता है। 66 से 69 तक जब कोई पंचवर्षीय योजना लागू नहीं की गई, तो उस अवधि को प्लान हॉलीडे कहा जाता है। अब इसके बारे में जान लेते हैं कि प्लान हॉलीडे क्या है। तीसरी योजना की विफलता व भारत पाकिस्तान के बीच हुए बड़े युद्ध के कारण सरकार ने प्लान हॉलीडे घोषित करने के लिए मजबूर हो गई, क्योंकि जाहिर सी बात है हमारी अर्थव्यवस्था भी प्रभावित होती है। अगर कोई देश किसी देश के साथ युद्ध लड़ता है तो आपकी अर्थव्यवस्था निश्चित रूप से नीचे जाती है। इस अवधि के दौरान 3 वार्षिक योजनाएं तैयार की गई। कृषि, इसकी संबंध गतिविधियों और औद्योगिक क्षेत्र को समान प्राथमिकता दी गई। यानी जब आपका प्लान हॉलीडे था, जो पीरियड था 1966 से 1969 तक, इस दौरान 3 वार्षिक योजनाएं तैयार की गई हैं और कृषि और औद्योगिक क्षेत्र को जो है समान प्राथमिकता दी गई थी। आगे बढ़ते हैं। प्लान हॉलीडे के बाद आपकी चौथी पंचवर्षीय योजना तब लागू की गई। इसका जो पीरियड था 1969 से 1974 था। अब इस योजना के बारे में जानते हैं। इस योजना ने कृषि विकास और भारत में हरित क्रांति पर जोर दिया था। अब यहाँ पे जो है हरित क्रांति आ गई है। अब आपके जो है खेती की उपज पैदावार में वृद्धि लगातार होगी। 14 भारतीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। ये भी याद रखिए, आपसे पूछा जा सकता है कि किस पंचवर्षीय योजना के दौरान 14 भारतीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण यानी नेशनलाइजेशन किया गया था, तो वो थी आपकी चौथी पंचवर्षीय योजना। चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान 14 भारतीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। इस योजना की जो लक्ष्य वृद्धि दर थी 5.6 थी, लेकिन जो वास्तविक वृद्धि दर थी वो थी आपकी 3.33। चलिए, दो युद्ध के बाद देश ने इतना संभाला, बहुत अच्छी बात है। अब आगे बढ़ते हैं। 5वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में जानते हैं। इसका जो समय अवधि थी 1974 से 1978। इस योजना के तहत रोजगार को बढ़ावा, मुद्रास्फीति की जांच, गरीबी उन्मूलन यानी गरीबी हटाओ और न्याय पर जोर दिया गया था। योजना का मसौदा प्रमुख राजनयिक डीपी धर द्वारा तैयार किया गया था। यानी पूरी योजना की जो रूपरेखा थी, डिजाइन, ये डीपी धर द्वारा तैयार किया गया था। यह कृषि उत्पादन और रक्षा में आत्मनिर्भरता पर केंद्रित थी। यानी रक्षा क्षेत्र में जो हम हथियार खरीदते थे दूसरे देशों से, उसमें आत्मनिर्भरता पर जोर दिया गया। यानी बहुत सारे हथियार अपने देश में स्वयं ही डेवलप किए गए और कृषि उत्पादकता पर जोर दिया गया था। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली की शुरुआत की गई, यानी NHAI की स्थापना हुई थी। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम लागू किया गया, यानी जितनी जरूरत हो हम किसी वस्तु का उतना ही उपभोग करें। इस पंचवर्षीय योजना में इस बात पे भी जोर दिया गया। और जनता पार्टी की सरकार आते आते ही इस योजना को चौथे वर्ष में ही समाप्त कर दिया गया, यानी कि 1978 में। जनता पार्टी यानी कि आज की जो भारतीय जनता पार्टी है उसकी बात हो रही है। आगे बढ़ते हैं। इसका जो लक्षित वृद्धि दर थी वो 4.4 थी और वास्तविक वृद्धि दर भी 4.4 थी। यानी ये एक ऐसी योजना है जिसने अपने वास्तविक जो विकास दर इसका निर्धारित किया गया था उसने पूरा प्राप्त कर लिया था। और उसके बाद पहली पंचवर्षीय योजना है जिसने लगभग अपना विकास दर हासिल कर लिया। इसके बारे में जानते हैं। 1978 से 1980 के बीच में रोलिंग प्लान की जो समय अवधि है ये है। जनता पार्टी सरकार ने 5वीं पंचवर्षीय योजना को खारिज कर दिया। योजना हालांकि अपनी विकास दर को हासिल कर ली थी, लेकिन तब तक जनता पार्टी की सरकार देश में आ गई थी, तो इसने इस योजना को खारिज कर दिया और इन्होंने नए सिरे से छठी पंचवर्षीय योजना जो जिसका पीरियड है 1978 से 1983 इसको पेश किया था। इसके बाद राष्ट्रीय कांग्रेस सरकार ने 1980 में सत्ता में आने के बाद इस योजना को फिर से खारिज कर दिया और एक नई छठी योजना बनाई। देखिए, जो सरकार थी एक दूसरे के तब भी शुरुआत में ही इनके राजनीतिक विरोध होता रहता था। वो उनकी योजनाएं खारिज कर देती थी, ये उनकी योजनाएं खारिज कर देती थी। ये आज भी चल रहा है, एक सरकार दूसरे सरकार की योजनाएं खारिज कर देती हैं। तो जनता पार्टी की सरकार थी तो उन्होंने उस समय कांग्रेस की
5वीं पंचवर्षीय योजना खारिज कर दी थी, और जब फिर कांग्रेस की सरकार आई 1980 में तो इन्होंने जनता पार्टी की योजना खारिज कर दिया। पहली वाली योजना रोलिंग योजना के नाम से जानी जाती थी। रोलिंग प्लान की अवधारणा जो है गुन्नार मिडल द्वारा बनाई गई थी। जो रोलिंग प्लान आपका था 1978 से 1980 तक, इसको बनाया था गुन्नार मिडल ने। आगे बढ़ते हैं। अब 5वीं पंचवर्षीय योजना के बाद, रोलिंग प्लान के बाद आता है आपका 6ठी पंचवर्षीय योजना। 6ठी पंचवर्षीय योजना का जो समय अवधि थी यानी टाइम पीरियड 1980 से 85। इस पंचवर्षीय योजना से आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत हुई। यह योजना बुनियादी ढांचे में बदलाव व कृषि पर समान रूप से केंद्रित थी। 6ठी पंचवर्षीय योजना भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ी सफलता थी। इसकी लक्षित वृद्धि दर 5.2 थी और वास्तविक वृद्धि दर 5.4 थी। यानी 6ठी पंचवर्षीय योजना पहली पंचवर्षीय योजना थी जिसने अपना लक्षित विकास दर से ज़्यादा का वृद्धि दर हासिल कर लिया था। 5.2 थी और 5.4 हासिल कर लिया था। यानी ये सबसे सरल और सफल 6ठी पंचवर्षीय योजना कहा जा सकता है कि 6ठी पंचवर्षीय योजना थी। आगे बढ़ते हैं, 7वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में जानते हैं। जो 7वीं पंचवर्षीय योजना थी, इसकी जो टाइम पीरियड था 1985 से 1990 तक था। इस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक व अनाज की उत्पादकता में वृद्धि के साथ साथ रोजगार के अन्य अवसर उपलब्ध कराना था। इस योजना के तहत 1989 में जवाहर रोजगार योजना लागू की गई। यह योजना सफल रही तथा इसका लक्षित विकास दर 5.0% और वास्तविक विकास दर 6.1% था। यानी 6ठी पंचवर्षीय 5वीं पंचवर्षीय योजना की सफलता के बाद आगे जो जितनी भी पंचवर्षीय योजनाएं हमारी शुरुआत हुई, इनका जो वास्तविक विकास दर था वो लक्षित विकास दर से ज़्यादा हो रहा था। यानी ये योजनाएं सफल हो रही थी। अब आगे बात करते हैं वार्षिक योजनाएं, यानी 1989 से 1991 और 1991 से 1992 की बात करते हैं। इस समय वार्षिक योजनाएं लागू हुई, यानी एक साल की योजनाएं। इस समय 5 वर्षीय योजनाएं लागू नहीं की गई थी। 89 से 91 में 1 साल की योजना और 91 से 92 में एक साल की योजनाएं लागू की गई थी। राजनीतिक अस्थिरता के कारण इस अवधि के दौरान कोई 5 वर्षीय योजना लागू नहीं की गई थी, क्योंकि जनता पार्टी की सरकार आने के बाद फिर कांग्रेस जीती थी, कांग्रेस की सरकार आती थी, उसके बाद फिर जनता पार्टी जीती थी। तो राजनीतिक अस्थिरता थी देश में, इसलिए 5 वर्षीय योजनाएं लागू नहीं की गई, वार्षिक योजनाएं लागू की गई। 1990 और 1992 के बीच अवधि के लिए सिर्फ वार्षिक योजनाएं ही लागू की गई थी। यानी 2 साल आपकी सिर्फ वार्षिक योजनाएं चली 1990 और 1992 में। 1991 में भारत को विदेशी मुद्रा भंडार के संकट का सामना करना पड़ा। उस वक्त केवल 1 अरब अमेरिकी डॉलर के भंडार देश के पास बचे थे। उस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह ने मुक्त बाजार सुधार को लॉन्च किया। देश में हमारे जो है विदेशी मुद्रा भंडार का संकट था। विदेशी मुद्रा भंडार जब नहीं रहेगा तो हम किसी भी देश से आयात या निर्यात करने में हमें दिक्कत होगी, जिसने राष्ट्र को लगभग दिवालिया होने के कगार से वापस ले आया था। जो डॉक्टर मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे और हमारे देश के भूतपूर्व जो प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं, इन्होंने दिवालिया होने से देश को बचाया था। यहीं से भारत के निजीकरण और उदारीकरण की शुरुआत हुई। जो आपका ये प्राइवेटाइजेशन चालू हो रहा है, ये वार्षिक योजना 1991-92 से चालू हुआ था। अब बात करते हैं आगे 8वीं पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं। ये जो 8वीं पंचवर्षीय योजना है, इसकी समय अवधि यानी टाइम पीरियड था 1992 से 1997, 5 साल के लिए फिर चालू हुआ, 1 वर्षीय योजना के उपरांत। इस योजना ने उद्योगों के आधुनिकीकरण की दिशा में काम किया। यानी जो पहले मजदूर काम करते थे, मजदूर वर्ग, तो नई नई मशीनों का उपयोग शुरू होना प्रारंभ हुआ और आधुनिकीकरण की दिशा में काम किया गया। इस योजना का मुख्य उद्देश्य जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण, गरीबी में कमी, रोजगार के अवसर पैदा करना व बुनियादी ढांचे को मजबूत करना था। यानी इसी योजना में जो है हमारा जो परिवार नियोजन जो कार्यक्रम था चलाया गया था, और गरीबी में कमी, रोजगार के अवसर पैदा करना, ये सब इस योजना के उद्देश्य थे। इस योजना का जो लक्षित वृद्धि दर 5.6 थी और वास्तविक वृद्धि दर 6.8 थी। यानी इस योजना ने भी अपना जो है लक्षित वृद्धि दर से ज़्यादा की विकास दर हासिल की। 5.6 थी और इन्होंने हासिल किया था जो है 6.8। यानी 5वीं पंचवर्षीय योजना के बाद जितनी भी पंचवर्षीय योजनाएं आ रही हैं, इन्होंने अपना लक्षित विकास दर से ज़्यादा का विकास दर हासिल किया था। अब आगे बढ़ते हैं 9वीं पंचवर्षीय योजना। 9वीं पंचवर्षीय योजना जो आपकी थी, इसका जो समय अवधि था टाइम पीरियड 1997 से 2002, ये आपकी 9वीं पंचवर्षीय योजना है। इस पंचवर्षीय योजना ने पर्याप्त रोजगार के अवसर पैदा करने, गरीबी को कम करने और कृषि उत्पादकता में बढ़ोतरी के साथ साथ ग्रामीण विकास को प्राथमिकता दी थी। यानी इस पंचवर्षीय योजना में गरीबी को कम करने पर ध्यान दिया गया था और जो है कृषि उत्पादकता में बढ़ोतरी पर भी ध्यान दिया गया था। इसके अलावा न्याय व समानता के विकास पर भी जोर दिया गया था। स्थिर कीमतों के माध्यम से अर्थव्यवस्था की विकास दर में तेजी लाई गई थी। यानी कोई भी अगर सामान है तो उसका इन्होंने रेट फिक्स कर दिया था, कीमतों में ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं हो रहा था। सभी लोगों को भोजन व पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करना था। जनसंख्या पर नियंत्रण करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य था। यानी 9वीं पंचवर्षीय योजना का
इस योजना की लक्षित वृद्धि दर 6.5 थी और वास्तविक वृद्धि दर 5.40 थी। आगे बढ़ते हैं। 5वीं पंचवर्षीय योजना ने भी जो है देश को एक नए आयाम पर पहुंचाने का काम किया था। अब बात करते हैं 10वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में। देखिए, इसका जो टाइम पीरियड था 2002 से 2007 तक था। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 में जीडीपी वृद्धि दर 7.7% रही थी। इस योजना का उद्देश्य देश में गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करना था, यानी बेरोजगारी जो आजकल और भी ज़्यादा है, इसको समाप्त करना इस योजना का उद्देश्य था। अगले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय दोगुनी करना इस योजना का उद्देश्य था। तो आपसे पूछा जा सकता है कि किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य जो है प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करना था, तो आपका जवाब रहेगा 10वीं पंचवर्षीय योजना के तहत। योजना के दौरान प्रतिवर्ष 7 से 7.5 अरब डॉलर के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का लक्ष्य रखा गया। योजना अवधि में 5 करोड़ रोजगार अवसर सृजन करने सहित साक्षरता, शिशु मृत्यु दर, वन विकास के बड़े लक्ष्य रखे गए, यानी जो बच्चों की मृत्यु हो जाती थी तुरंत जन्म लेने के उपरांत, उसमें कमी की गई और जो है साक्षरता दर को बढ़ाया गया और रोजगार के नए नए अवसर प्रदान किए गए इस योजना के दौरान, 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। आगे बढ़ते हैं। 10वीं पंचवर्षीय योजना को इस लिहाज से भी उल्लेखनीय माना जा सकता है कि भारत उच्च यानी 7% से अधिक वृद्धि दर यानी ग्रोथ रेट की पटरी पर आ गया था। अभी तक हमारी योजना जो थी 5 के आसपास ही थी, 5 थी, 6 थी, 6.5 थी, लेकिन 10वीं पंचवर्षीय योजना के बाद जो भारत का जो है जीडीपी रेट है वो 7 से ऊपर आ गया था, यानी इस योजना में 7.7% की औसत सालाना वृद्धि अब तक की किसी योजना में सर्वोच्च वृद्धि दर थी। लक्षित वृद्धि दर 8.1% थी और वास्तविक वृद्धि दर 7.3 थी, यानी हमारा उस समय टारगेट दिया गया था जीडीपी का 8.1, लेकिन हासिल हुआ था 7.3% तक की जीडीपी हासिल हुई थी। आगे बढ़ते हैं। 11वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में जानते हैं। इसका जो टाइम पीरियड था, टाइम पीरियड ही खास रहता है, आप लोग नोट करते रहिएगा। 2007 से 2012 तक 11वीं पंचवर्षीय योजना लागू हुई थी। और आगे चलते हैं। इस योजना का मुख्य जो है सकल घरेलू वृद्धि दर जो थी 8% थी, 8% से बढ़ाकर 10% तक करना था और 12वीं पंचवर्षीय योजना में से 10% बनाए रखना था ताकि 2016 तक प्रति व्यक्ति आय दोगुनी की जा सके। यानी जो आपकी 11वीं पंचवर्षीय योजना थी, इसमें जो है जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर को 8% से बढ़ाकर 10% तक कर दिया गया था और ऐसा सुनिश्चित किया गया था जो 12वीं पंचवर्षीय योजना लागू की जाएगी उसमें जो आपका जीडीपी 10% बढ़ाया गया उसको मेंटेन किए रहना था ताकि 2016 तक प्रत्येक व्यक्ति की आय दोगुनी हो जाए। राजीव आरोग्य स्वास्थ्य योजना इस योजना के दौरान शुरू की गई थी, यानी 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। अब आगे बढ़ते हैं। 11वीं पंचवर्षीय योजना में देखिए और कई सारे महत्वपूर्ण पॉइंट है, देख लेते हैं। 70 लाख नए रोजगार के नए अवसर प्रदान किए गए। शिक्षित बेरोजगारी को 5% कम करना इसका लक्ष्य था। 5% से कम शिक्षित बेरोजगारी को कम करना था। 5% से अधिक वनावरण में वृद्धि थी, यानी पेड़ पौधे ज़्यादा लगाए गए। 5% से ज़्यादा वनावरण में वृद्धि की गई। 0 से 6 वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिंगानुपात की दर को 2011 तक 935 करना था और 2016-17 तक इजाफा करते हुए 950 तक पहुंचाना था। यानी जो आप छोटे बच्चे होते हैं जिनकी उम्र 0 से 6 वर्ष होती थी, देखिए पहले उस समय ऐसा था, मानसिकता रहती थी बच्चों मतलब परिवारों में, ग्रामीण परिवेशों में, कि उनको जो है लड़का चाहिए होता था। लड़कों लड़कियों में बहुत फर्क होता था पहले, तो उस समय 1000 पे 935 लड़कियां रहती थी, जिसको बाद में जो है 2016-17 तक इसको उन्होंने 950 तक पहुंचाना था और धीरे धीरे ये लिंगानुपात कम हुआ। अब भी बहुत जगह पे लिंगानुपात ज़्यादा है, लेकिन पूरे देश की बात करें तो लिंगानुपात लगभग सही हो चुका है। आगे बढ़ते हैं। 12वीं पंचवर्षीय योजना, ये जो है आपकी आखिरी पंचवर्षीय योजना थी। जो पंचवर्षीय योजना लागू हुई थी, इसका टाइम पीरियड 2012 से 17 था। ये हमारे देश की आखिरी पंचवर्षीय योजना थी। इस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य तेजी से अधिक समावेशी और सतत विकास के उद्देश्य के साथ 8.2% की वृद्धि हासिल करना था। इसका उद्देश्य कृषि में 4% की वृद्धि हासिल करना और गरीबों को 10% तक कम करना था, यानी गरीबी को नहीं, माफ कीजिएगा, गरीबी को। इसका उद्देश्य जो है कृषि में 4% तक की वृद्धि करना था और गरीबी को 10% तक की वृद्धि करना था। और इसका जो जीडीपी टारगेट रखा गया था 8.2 की रखा गया था, लेकिन अनुमानित टारगेट था हमारा 10% का। स्वास्थ्य, शिक्षा, कौशल विकास और पर्यावरण, प्राकृतिक संसाधन, आधारभूत संरचना इस योजना का मुख्य केंद्र थे। ये आपकी 12वीं पंचवर्षीय योजना होगी। आपने सभी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य जाना कि उद्देश्य क्या था और